I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration Preparation. So in this video, we are going to discuss one of the important previously asked question from June 2018. The question was, what is the competitive agreement under Competition Act 2002? Competition Act 2002 के अनुसार the different type of anti-competitive agreements. तो देखते हैं. So before starting this, first of all, समझने की कोशिश करिए व्हाट आर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. मार्केट में कंपटीशन अनिवार्य है, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए, लेकिन हो सकता है कि कंपनीज आपस में ही मिलके कुछ एक एग्रीमेंट कर ले और जिससे कि मार्केट में कंपटीशन कम हो जाए. दैट इज द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. एज यू कैन सी, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. दो कंपनीज के बीच में हो सकता है, दो इंटरप्राइजेस के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है. द एग्रीमेंट leads to appreciable adverse effect on competition. मार्केट में कंपटीशन में एडवर्स फैक्टर पड़ता है उस एग्रीमेंट से, then it will called as the anti competitive agreements. तो देखते हैं किस तरह के एग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने बीच में करती है जिससे कि कंपटीशन में मार्केट में इन्फ्लुएंस और उसकी कंपटीशन में असर पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट. As you can see, this is the Competition Act 2002. Competition Act 2002 के सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है. मैं एक लाइन पढ़ता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन 3(1) सेज नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस. कोई भी एंटरप्राइज या किसी भी एंटरप्राइज की एसोसिएशन और पर्सन, कोई भी इंसान, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी भी कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन इंडिविजुअल्स का, शेल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, acquisition or control of goods or provisions of services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. This is the anti-competitive agreement as per this clause. मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी इंसान, कोई भी समूह किसी भी तरह के एग्रीमेंट में नहीं पड़ेगा जिसपे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन पे इफेक्ट पड़े, उसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोला गया है. और वो जो कंपटीशन है किस रिस्पेक्ट में हो सकता है? इन रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एक्सेट्रा. नेक्स्ट लाइन, सेक्शन 3(1)(2) सेज एनी एग्रीमेंट एंटर इनटू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन कंटेन इन सब सेक्शन 1 शैल बी वॉइड. और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है जो कि इस एक्ट का उल्लंघन करे, किस एक्ट का? कंपटीशन एक्ट 2002 का, कि किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करे, उसे वॉइड माना जाएगा, उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा. इस एक्ट को फर्दर समझने के लिए कुछ एक टर्म्स हैं, वो आपको आनी चाहिए. जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स आपस में किस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होंगी, जैसे टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, exclusive distribution arrangement, refusal to deal, resale price maintenance. So let's see one by one what is this tie-in arrangement. So what is this tie-in arrangement? It includes any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods. Simple है, difficult नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िए. It includes any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods. आप मार्केट में एक चीज खरीदने गए, मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदने गए किसी दुकान पे, और शॉपकीपर ने बोला कि इस टूथपेस्ट के साथ आपको टूथब्रश भी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है. और ऐसा एक दुकान में नहीं, सभी दुकानों में, सभी दुकानदारों ने ऐसा कर दिया. आप टीवी खरीदने गए, आपको बोला गया कि इसके साथ आपको एक डिश लेना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया कंपनी द्वारा. तो हुआ क्या, आपको चाहिए थी एक चीज, आप दो चीज लेके आ गए, आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे. तो इस तरह का टाई इन अरेंजमेंट इसको बोला गया है. तो इट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स. एक के साथ एक आपको लेने को बोला गया और उसके लिए भी आपने पे किया. सेकंड वन इज द एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट. एज यू कैन सी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं. इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person. इसे आप इस तरह से समझिए, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट मतलब
किसी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सामान है, तो उसकी जो सप्लाई है वो एक ही चीज या एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो उसने ये एक एग्रीमेंट ले लिया, एग्रीमेंट बना लिया। मान लो कोई कलाकार है, तो उसको किसी डायरेक्टर ने अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया कि अब आप सिर्फ हमारे पास ही इतने समय के लिए सिर्फ हमारे पास ही काम कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। तो दैट इज द एक्सक्लूसिव सप्लाई। आपको उसी तरीके से उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करना है। तो इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर, कोई भी रिस्ट्रिक्ट करे किसको, द परचेजर इन कोर्स ऑफ हिज ट्रेड, उसके ट्रेड के दौरान, फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग, किसी भी प्रकार का एक्वायर करना या डील करने से किसी भी प्रकार के गुड अदर देन दैट ऑफ सेलर, उस सेलर को छोड़कर। नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट और विदहोल्ड the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of goods। बिल्कुल सिंपल है, कुछ इस तरह का एग्रीमेंट है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने किसी भी मैन्युफैक्चरर को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका जो एरिया है अब यही है, आप इस एरिया के बाहर जाकर सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको हिमाचल के अंदर सप्लाई करना है तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे दिया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ही आपको सप्लाई करनी है, आप डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जाकर या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर सप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तभी लिखा गया है इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, जो लिमिट करे, रिस्ट्रिक्ट करे या विदहोल्ड कर दे, रोक दे, किसको, आउटपुट या फिर सप्लाई को, और एलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड को उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर से बाहर में सप्लाई करने के लिए रोक दे। दैट इज द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज रिफ्यूजल टू डील। इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट और इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम whom गुड्स आर बॉट। वेरी सिंपल, नाम में ही आंसर है, डील करने से रिफ्यूज कर देना। मतलब मान लीजिए आपने किसी चीज की फ्रेंचाइजी ली, आपने पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ले ली, तो आपको मना कर दिया जाएगा कि कुछ समय तक आप किसी और उसी से सिमिलर, मिलता जुलता और फ्रेंचाइजी एक्वायर नहीं कर सकते। दैट इज अ रिफ्यूजल टू डील। आप डील नहीं कर सकते उसी सिमिलर प्रोडक्ट की किसी और कंपनी के साथ। तो इट इज एन एग्रीमेंट विच इज रिस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और क्लासेस ऑफ पर्सन to whom goods are sold or from whom goods are bought। आपको सिर्फ उसी के साथ ही डील करनी है जिसके साथ आपने ऑलरेडी डील कर ली है, बाकी किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील नहीं कर सकते। दैट इज रिफ्यूजल टू डील। लास्ट वन इज द रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन, इसमें कंडीशन लगा दी गई, दैट प्राइजेस टू बी चेंज्ड और प्राइजेस टू बी चार्ज्ड ऑन द रीसेल बाय द परचेजर shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may be charged। अगेन नाम में ही आंसर है, रीसेल प्राइस। अगर आपने कोई सामान लिया उसका फिर से रीसेल करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने रीसेल करने के लिए उस सामान का प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि बायर जो है वो नेचुरल सी बात है, वो कम प्राइस वाला सामान ज्यादा प्रेफर करना चाहेगा। लिटरली ऐसा होता है, 100% नहीं होगा लेकिन होता है ऐसा। सेम प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो फिर से उसको रीसेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो बायर हो सकता है कि कम प्राइस पे जाए। तो रीसेल प्राइस में भी आपको उस प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसका प्राइस को एक स्टैंडर्ड जो प्राइस है मार्केट का उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा, उससे कम पे आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आप मार्केट में कंपटीशन खत्म कर रहे हैं। तो इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द कंडीशन दैट द प्राइसेस टू बी चार्ज्ड ऑन द रीसेल बाय द परचेजर shall be the prices stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may be charged। तो नेक्स्ट देखिए, कंपटीशन एक्ट के अलावा अब ये एक्ट जो है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल रिस्ट्रिक्ट, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। कंपटीशन एक्ट 2002 रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। अगर आपने इन एक्ट्स के दौरान, इन एक्ट्स से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज आप कर रहे हैं इन एक्ट में है, तो उसमें कंपटीशन एक्ट 2002 का असर नहीं होगा। तो नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल रिस्ट्रिक्ट द पर्सन to restrain any infringement or to impose any reasonable condition and when necessary for protecting any of his rights
which have been or may be conferred upon him under Copyright Act 1957, Patent Act 1970, Trade and Merchandise Marks Act 1958, Geographical Indicators of Goods, very important, 1999, the Designer Act 2000 and the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000. अगर इन एक्ट्स के अंदर आप कुछ काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कर सकते हैं। सो आपको याद क्या रखना है इस एक्ट में, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, TEERR। अब ये TEERR का मतलब क्या है? T मींस टाई इन अरेंजमेंट, EE मींस एक्सक्लूसिव सप्लाई, सप्लाई पे एग्रीमेंट बना दिया आपने, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे एग्रीमेंट बना दिया, पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू डील, आप डील नहीं कर सकते, अंदर ही रहना पड़ेगा आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म नहीं होगा आप डील नहीं कर सकते। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, किसी भी चीज को रीसेल करके उसके प्राइस को आपको बहुत ही कम दाम पे मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो TEERR आप याद रखिए ट्रिक के लिए। नेक्स्ट एक बार फिर से देखते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम थर्ड पॉइंट पे फोकस करते हैं। Any agreement entered between enterprises, association of enterprises, or person or association of person, or between any person and enterprise, or practice carried on, or decision taken by any association of enterprise or association of person, including cartels engaged in the identical or similar trade of goods or provision of services, which directly or indirectly determine the purchase of sale prices, लिमिट्स और कंट्रोल, उसको लिमिट और कंट्रोल करे, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को, शेयर्स ऑफ मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात की गई थी, और टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज और नंबर ऑफ कस्टमर इन द मार्केट और एनी अदर सिमिलर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिंगिंग और कोलेक्टिव बिडिंग, shall presume to have appreciable adverse effect on competition। तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एक ये भी हो सकता है, कौन सा एग्रीमेंट? एनी एग्रीमेंट अमंगस्ट एंटरप्राइजेस, फिर से पर्सन्स एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन चेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल, प्राइस और ट्रेड ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज आएगी? लास्ट जो हमने कवर कर दिया। टाई इन एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना है, रिफ्यूजल टू डील एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्लोजेस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स।